जी, आपने सही कहा। मैं विवेक जी के पास आऊँगा। दरअसल सारा डर तो छत्रपति को है कि देखा जाए तो। उनकी ज़मीन खिसक रही है। जेडीएस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर, अकाली दल खत्म होने के कगार पर, छोटी-छोटी बाकी पार्टियाँ जो थी, ये सारी पार्टियाँ एक पर्सनैलिटी ड्रिवन पार्टियाँ थी, कोई आइडियोलॉजिकल ड्रिवन पार्टियाँ तो थी नहीं। तो उनका अब ह्रास शुरू हो गया है। ममता के जाने के बाद टीएमसी भी कितनी टिकेगी? मुझे इसमें डाउट है कि वो भी वाइप वाइप आउट हो जाएगी। केसीआर जाएँगे, यकीन मानिए टीआरएस भी गायब हो जाएगी वहाँ से। ये परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं भारत में इस समय जहाँ जितने भी क्षत्रप हैं और सबसे पहला जिसका शायद हो सकता है कि साइडलाइन होगा वो जेडीयू ही होने जा रहा है क्योंकि जेडीयू की स्ट्रेंथ ऑलरेडी इतनी घट चुकी है और एक और भी हो सकता है कि नीतीश के इधर जाने से उसमें जेडीयू के अंदर ऑलरेडी 2 फाड़ हो जाएँ। एक वो हिस्सा जो लल्लन सिंह के अंडर में है, वो ऑलरेडी आरजेडी के सपोर्ट में चल रहा है और वो आपस में इन दोनों की जो क्या कहते हैं जंग है नीतीश और लल्लन की वो खुलकर सामने आई हुई है इस समय। तो ऐसा जेडीयू ना समझे कि वो पूरा का पूरा लेके मोदी के पास चले जाएँगे। जेडीयू का एक हिस्सा ऐसा है जो आज भी शायद नीतीश के साथ ना जाना चाहे और वो लल्लन सिंह के या आरजेडी के साथ में जाना चाहे, तो वहाँ वो खतरा है उनके साथ में। देखिए, जो भी स्थितियाँ हैं, चलो ठीक है, अब विभीषण पूरी तरह से आइडेंटिफ़ाई हो गए हैं। रास्ता कठिन ज़रूर है, आप कमज़ोर भी हो गए, मैंने मान लिया। लेकिन कभी-कभी जनता कमज़ोर व्यक्ति को भी जिता सकती है। अगर उसे लगे कि ये सारे ईमानदार हैं और बाहर जो दूसरे बैठे हैं अपोज़िशन वो सारे बेईमान हैं, मक्कार हैं या झूठे हैं। आपको क्या परिस्थिति निकलती हुई नज़र आ रही है विवेक देशपांडे जी? क्योंकि यहाँ भी क्या है कि अगर मोदी को बीजेपी में से निकाल दो, तो वहाँ भी कुछ नहीं बचता सर। वो भी बिखरे हुए हैं सारे के सारे। कहते हैं जिस दिन मोदी भी चला जाएगा, तो उस दिन उनका भी यही हाल होगा कि दिल के टुकड़े हज़ार हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा। तो वहाँ भी कोई एक नेता सँभालने वाला नहीं है उनको। तो इनका हश्र भी वही होगा जो इंदिरा के बाद कांग्रेस का हुआ था। विवेक देशपांडे जी। जी, दिनेश जी मुझे जो चित्र नज़र आ रहा है, इंडिया अलायंस काफ़ी वीक हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये जेडीयू का जो नीतीश कुमार वाला मामला है, उसमें अगर नीतीश कुमार के पार्टी में 2 फाड़ हो जाते हैं, तो उतना डैमेज नहीं होगा जेडीयू को इंडिया अलायंस को बिहार में, जितना पूरा का पूरा जेडीयू बीजेपी के साथ चले जाने से होगा। तो थोड़ा-सा वो डैमेज कम होगा। जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बात ठीक है, उन्होंने वो बहुत ही हार्ड एंड स्टैंड ले लिया कि नहीं, नहीं बिल्कुल 2 सीटों से ऊपर मिलेगा नहीं और अभी तो हम अकेले ही लड़ेंगे। अभी मतलब वो एक उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है कि अभी हम किसी के साथ नहीं जाएँगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी करना है मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग करना है वो इलेक्शन के बाद होगा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो इंडिया अलायंस के साथ में इलेक्शन के बाद भी नहीं रहेगी। तो वो एक उम्मीद बंगाल से बनी हुई है। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में ये पक्का है कि उन्होंने एनसीपी की और शिवसेना की ताकत आधी कर दी है। हम इतना तो समझ ही सकते हैं, इतने साल से पत्रकारिता में हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पे एनसीपी में सेंध लगी है, शिवसेना में सेंध लगी है, नुकसान तो होगा। मतलब पहला जो एमबीए था, जो ओरिजिनल एमबीए था, उसको जिस तरह का सक्सेस हासिल हो सकता था, उस तरह का सक्सेस हासिल नहीं होगा। ये बात स्पष्ट है। तो ये जो 3 क्रूशियल स्टेट्स थे, वहाँ पर इंडिया अलायंस को एक तरह का सेटबैक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कितना बड़ा सेटबैक रहेगा, कितना कम होगा, जो जो देखिए ये तो हुआ ही नहीं था कि सारे इकट्ठा आ गए थे और फाइनल एक इंडिया अलायंस बन गया था और सुचारू रूप से सब चल रहा था, ये तो हुआ ही नहीं था। तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी है ऐसा मैं नहीं समझता। जो जहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से आगे स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी है ऐसा मैं समझता। लेकिन जो स्थिति सुधरने की बात चल रही थी, वो स्थिति सुधरी नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा। बिगड़ी है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो वो जो 4-5 महीने पहले की स्थिति थी, उसी तरह की स्थिति कुछ आज इंडिया अलायंस की है। उसमें सुधार नहीं हुआ है। अब इसमें यहाँ से आगे चैलेंज जो है वो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस को अभी अपना रास्ता खुद तय करना है। बहुत ज़्यादा
जो बाकी बचे लोग हैं, मतलब डीएमके तो एक अच्छा अलायंस पार्टनर है ही, डीएमके के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ शर्मिला ने जो एक नया एक पार्टी वहाँ पे एक एक फाड़ उनका जो है वो वाईएसआर रेड्डी को छोड़कर वो निकली है, तो वो एक कांग्रेस के साथ में वहाँ पे उनको फायदा हो सकता है। क्या तेलंगाना में तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, कर्नाटक में भी अभी उनकी सरकार है। तो कुल मिलाकर 2019 से अगर आज की स्थिति आप देखेंगे, तो 2019 से आज कांग्रेस कांग्रेस और उनके साथ वाले जो पार्टियां हैं, वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। 2019 से आज उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। वो जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, ये बात सही है। लेकिन स्थिति अच्छी तो है, 2019 के मुकाबले स्थिति अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने के बाद अगर नीतीश कुमार की पार्टी में फूट पड़ती है और कुछ लोग इंडिया अलायंस के साथ आ जाते हैं, तो वो एक इंडिया अलायंस को फायदा होगा। और नीतीश कुमार, जो बचे हुए लोग नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, उनको कितना फायदा होगा, उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल जीरो ही हो जाए बिहार में, मतलब ये हो सकता है कि ये सुसाइडल मूव हो और नीतीश कुमार को कुछ भी न मिले अंततः, ये भी हो सकता है। तो ये अभी कांग्रेस को जितनी सीटों पर कांग्रेस ने लड़ना तय किया है, अगर कांग्रेस ने मान लीजिए कि जिस तरह की बातें हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही है कि 250 सीटों पर ही कांग्रेस कॉन्सेंट्रेट करने जा रही है, तो कांग्रेस पूरी अपनी ताकत, रिसोर्सेस, मैन पावर सारी उसमें लगा दे और 250 में से अगर 50% भी स्ट्राइक रेट कांग्रेस अचीव करती है, तो 125 सीट भी अगर कांग्रेस की आ जाती है, तो उसका सीधा-सीधा नुकसान जो है वो बीजेपी को ही होगा। तो ये करना अभी अभी कांग्रेस को अपना रास्ता खुद तय करना है और बहुत ज़्यादा इसके उसके साथ में बातें करने में वक़्त गँवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत किसी को ज़्यादा खुश करने की, इवन मैं तो समझता हूँ नीतीश कुमार को भी नीतीश कुमार के खिलाफ भी कुछ बयानबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद नीतीश कुमार अगर वो तो पलटू राम है ही, वो अगर उस तरह की स्थिति बनती है कि जहाँ पर अपोजिशन को कोई चांस है सरकार बनाने की, तो नीतीश कुमार को आज उनको हर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो बाद में अपने आप खुद वो इंडिया अलायंस के साथ आ सकते हैं, क्योंकि पलट जाना ये तो उनकी नियत ही है। तो वो पलट जाएंगे, उस समय वो आ सकते हैं इंडिया अलायंस के साथ में। तो उनको रहने दीजिए, उनको जो करना है वो करने दीजिए, उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है, उनको नाराज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इंडिया अलायंस को कोई चांस उनके लिए बनता है इलेक्शन के बाद, तो वो फिर से इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहां तक मीनू जैन ने उनके क्या हासिल करना चाहते हैं, ये जो सवाल उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बिहार में इस तरह की चर्चा में भी किसी दूसरे पैनल डिस्कशन में था, वहां पर बिहार के पत्रकार थे, वो कह रहे थे कि बिहार में इस तरह की चर्चा है कि नीतीश कुमार ने अपनी विचार करने की शक्ति ही खो दी है, मतलब वो भूल जाते हैं कई बातें, वो उनको याद नहीं रहता, याददाश्त भी उनकी वीक हो गई है। और जिस तरह का भाषण उन्होंने असेंबली में किया था कॉन्ट्रासेप्शन को लेके, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिस तरह की भाषा वो बोले हैं उस समय। और उस समय फिर वो स्मृति ईरानी वगैरह बीजेपी की जो है वो महिला सशक्तिकरण की वगैरह बात करने वाली, वो काफ़ी टूट पड़ी थी उनके ऊपर। आज वो बीजेपी के साथ जाएँगे तो फिर से शायद महिला सशक्त हो जाएगी, क्योंकि अब नीतीश कुमार खुद बीजेपी में चले जाएँगे तो स्मृति ईरानी जैसे जो लोग हैं वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगे। तो जिस तरह का भाषण उन्होंने असेंबली में किया था और जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, वो बहुत ही सठिया गए हुए व्यक्ति की भाषा यस, थी। तो यस, कहीं ऑफ नीतीश कुमार एबनॉर्मली बिहेव तो नहीं कर रहे, मतलब एट हिज यस, पर्सनल लेवल यस, क्या क्या यस, उनके साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? इस तरह का कोई प्रश्न किसी को पड़े, इस तरह का उनका कंडक्ट पिछले कुछ दिनों से है। और ऐसा अगर है तो जेडीयू के जो बाकी लोग हैं, जिन्होंने इनको करीब से देखा है और जो समझ रहे हैं इस बात को कि उनके साथ कुछ हुआ है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, वो उस परिस्थिति को तुरंत भाप कर अपना रास्ता यस, खुद तय करे, नीतीश कुमार के पीछे न जाए।
वो अगर बिल्कुल। चाहे तो इंडिया अलायंस के साथ आज भी सारे के सारे आ सकते हैं। ये एग्री। होना चाहिए बिहार में। क्या होगा हमको पता नहीं, टर्न ऑफ इवेंट्स, लेकिन कुछ बहुत ड्रामेटिक होने जा रहा है बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं 2-3 दिन में सब स्थिति क्लियर हो जाएगी और हो सकता है कि नीतीश कुमार अकेले भी पड़ जाए बिहार में। ये भी हो सकता है, उनका करियर ही खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सुसाइडल स्टेप है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे इंडिया अलायंस को सेटबैक मिला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आगे क्या होगा? ये बहुत ऐतिहासिक एक इलेक्शन इस देश का है। ऐसे समय में ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया अलायंस को ताकत मिलनी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन वो नहीं हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या होता है 2-3 महीने में पता चलेगा, लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है दिनेश जी, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन वो 2024 से ही शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं, जिस तरह की खबरें आ रही है। 5 जनवरी को ही रिपोर्ट मांगा गया था इलेक्शन कमीशन से, आपकी कितनी तैयारी है बताइए। वन नेशन वन इलेक्शन की क्या तैयारी है बताइए। 5 जनवरी को रिपोर्ट मांगा गया था। 5 जनवरी को रिपोर्ट मांगने की क्या जरूरत है? अगर आप इस 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करना चाहते, तो इलेक्शन कमीशन से 5 जनवरी को रिपोर्ट मांगने की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं इस बात का भी एक शायद पॉसिबिलिटी है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन इस बार ही कर ले। ऐसी स्थिति में बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सिनेरियो तैयार होगा और उसमें क्या होगा, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। तो नीतीश कुमार ने उस असमंजस की स्थिति में और भी अपने तरफ से एडिशन कर दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है दिनेश जी।